अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या बहुत सी शकील बातें हैं हमारे पास आपसे शेयर करने के लिए। खबरें हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एकदम ऐसा लगता है कोई खबर आती है कि अब सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया है, जो कि हो भी गया है। इस पे भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन चूंकि आज़ादी के जश्न का सा माहौल है, जश्न का सा माहौल है, मतलब बिल्कुल हम पहुंच गए ना, ओनली वन डे अवे फ्रॉम एक दिन की दूरी पर हैं। आज रात से बहुत सी तकरीबात तो आज रात को ही शुरू हो जाएंगी। और एक्चुअली अगर पिछले कुछ दिनों से देखें तो बहुत सी बिल्डिंग्स, बहुत से मोहल्ले, सड़कें जो है वो ग्रीन बलून से या झंडियों से सजी हुई हैं। ऑलरेडी चीजें स्टार्ट हो गई हैं। वो जो झंडियां हैं ना, छोटी लाइट्स जो है वो भी लगी हुई मेरे बेडरूम तक पहुंच गई हैं। सो मैंने कहा भाई बाहर लगाओ ना, छत पे लगाते हैं, टेरेस पे लगाते हैं, नीचे गेट पे लगाते हैं, बेडरूम पे भी झंडियां लग गई हैं हमारे। ना अंदर बाहर हर जगह झंडियां लगी हो, सो वो सारा हो रहा है। सो हमने सोचा कि एक अच्छे से गाने से आज के दिन की शुरुआत करें। आज हम याद कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉप क्वीन नाज़िया हसन को। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। एक दो मेरे भी फेवरेट्स हैं, तो वी डिड नॉट स्टार्ट विद दैट, लेकिन हम उस पे जाएंगे जरूर। अच्छा, बहुत सी चीजें हो रही हैं मुल्क में और उस पे भी चले ही जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई है। ये भी आपको बता दें, मेहमान टीम आज आराम करेगी। दे आर गोइंग टू चिल, दे आर गोइंग टू रेस्ट। और टीम जो है वो 14 अगस्त को कदाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 दिन ट्रेनिंग के बाद, ये तो हम आपको बताते गए हैं पिछले कुछ दिनों से, 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद रवाना होगी और दौरे के दौरान बांग्लादेश टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट होगा 21 अगस्त से रावलपिंडी और दूसरा टेस्ट होगा 30 अगस्त से कराची में शुरू। सो यस, 14 अगस्त को वो लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे होंगे एंड देन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। अच्छा, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि चूंकि इतनी फोरकास्ट है वेदर के हवाले से भी कि बारिशें भी ठीक ठाक किस्म की होनी है, तो ये टेस्ट सीरीज वगैरह का क्या होगा? मतलब मैचेस भी हैं। इस पे हम, मेरा ख्याल है आगे चलकर सरदार सरफराज साहब से पूछ लेंगे, उनसे भी बिल्कुल उन्हीं से पूछ लेंगे कि क्या सीन लग रहा है आपको मैचेस का। पूछेंगे क्योंकि बारिशें कभी कभार वो कह भी देते हैं कि जी बारिशें होने वाली हैं या फिर नहीं होने वाली हैं, अच्छा स्पेल होगा, तो वो उस तरह हमेशा होता नहीं है। सो टुडे वी आर गोइंग टू पुट हिम टू ए टेस्ट। अच्छा जी, एक बड़ी खबर आई कल शाम और तब से सभी इसी पे बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई है। फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। तमाम बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा इस फैसले को गैर मामूली करार दे रहे हैं। ये तासुर भी गलत साबित हो गया है कि कुछ लोग कानून से बालातर होते हैं। ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि ऐसे लगता था, पहले ऐसे ही महसूस होता था कि जैसे कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि कुछ लोग जो हैं वो कानून से मावराई रहेंगे, उनके ऊपर कानून का इतलाक होगा ही नहीं, चाहे वो कुछ भी करते रहे इस मुल्क में। क्या सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या उनका जो सरपरस्त आला था उस ज़माने में उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल उसके खिलाफ होनी चाहिए। देख रहे हैं जो उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। अच्छा, फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद तो बिल्कुल एक कुछ थे, और जब पूछा गया था, आपको याद होगा कि जी जनरल फैज़ हमीद से, तो उन्होंने सिर्फ एक बात का जवाब दिया था। उन्होंने कहा मैं वो करता था जो मुझे कहा जाता था। ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम ये हुआ है, और आर्मी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ और डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर। अच्छा, जनरल फैज़ का नाम जो है वो कुछ नया नहीं है। मुस्लिम लीग नून जनरल फैज़ पर सियासी मामलात में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात लगाती रही है। नून लीग का दावा रहा है कि नवाज शरीफ को वजारत उस्मा से निकालने और इमरान खान को लाने में जनरल फैज़ ने मरकज़ी किरदार अदा किया। नून लीग ये भी इल्ज़ाम लगाती रही है कि उसके खिलाफ अदालती फैसलों में भी जनरल फैज़ का हाथ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पिछले साल 8 मार्च को पहली बार जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया था। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का ख्याल है कि PTI हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क में जो सियासी वाक़यात रूनुमा हुए हैं उनमें भी जनरल फैज़ मुलव्वस हैं। 9 मई के वाक़यात में भी वो मुलव्वस हो सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में ख्वाजा आसिफ ने यह भी इंकशाफ किया कि जनरल फैज़ खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा मेरे सर पर हाथ रखें। पोस्ट हिज रिटायरमेंट जो वाक़यात हुए हैं पॉलिटिकल सीन के ऊपर, उसमें जनरल फैज़ साहब का ज़रूर हाथ है।
9 मई को जो हुआ उनका रोल हो सकता है। मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन हालात और वाक़यात जो है उंगली उनकी तरफ जो है ना इशारा कर। ये जनरल फैज़ हमीद साहब का अकेले का नहीं होगा। जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं कुछ थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक ज़रूर प्रोवाइड कर रहे होंगे। अच्छा, जनरल फैज़ पर लगाए गए इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है ये तो अब इंक्वायरी में ही पता चलेगा, लेकिन ये हकीकत है कि जनरल फैज़ का करियर कई तनाज़ात का शिकार रहा है और कानूनी माहिरीन के मुताबिक कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान मुल्ज़िम को अपनी मर्जी का वकील करने और अपनी सफाई में गवाह पेश करने का हक हासिल होता है। फिर बहुत से लोगों का ये सवाल है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और दूसरे जो कोर्ट मार्शल जो टर्म हम पहले से सुनते आए हैं उसमें कोई फ़र्क होता है, उसमें कोई तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है, क्या कोई सज़ाएँ चेंज होती हैं या नहीं होती हैं? बहुत से सवालात हैं जो आपके भी हम तक पहुँच रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, बात तो हो रही थी कार्रवाई होगी, लेकिन वक्त इतना गुजर गया था कि ऐसा लग रहा था कि बस मामला दब गया है या रफा दफा हो गया है। इस वक्त ये मामला खुलकर सामने आना या कार्रवाई अपने नहज पर पहुंचना, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ खास अहमियत छुपी हुई है या फिर इट वाज अ ड्यू प्रोसेस व्हिच वाज टेकिंग इट्स टाइम? अब्दुल्ला, जिस तरह कहते हैं ना कि डेविल इज इन द डिटेल्स, तो वो जो प्रेस रिलीज है उसमें जो जिक्र है, एक तो जिधर उन्होंने टॉप सिटी का भी जिक्र किया हुआ है, लेकिन उसके साथ ये भी जिक्र किया हुआ है कि जो को पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज थी जो कि जिसमें उन्होंने आर्मी एक्ट की वायलेशन की है। जो मेरा ख्याल है या इतलात हैं, या बल्कि ये है कि मेरा ख्याल जो है मेरी इतलात की बुनियाद पर है, वो यही है कि जो ज़्यादा इस टाइम जो मेन ट्रिगर है ये वो चीज़ें हैं कि जो पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ हैं, और ये मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा। ये आप समझें कि जैसे कोई हालिया इंकशाफात हुए हों कि जिसमें पता चला हो कि अच्छा जनरल फैज़ ये भी कर रहा था। आपको ये आइडिया हो कि पीटीआई की जो एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थी फौज के हवाले से, जितनी एक स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन थी उसमें जो ब्रेन काम कर रहे थे उसमें हो सकता है जनरल फैज़ का भी हो। तो जो फौज को इस टाइम इस चीज़ का और ज़्यादा दुख है, यानी कि वो ये है कि जैसे वो एक उनमें वो समझा जाता है जी कि अगर कोई आपस में इख्तलाफात भी हों, लेकिन जब एज अ इंस्टीट्यूशन अब हम आते हैं तो ये नहीं हो सकता कि हमारा कोई बंदा कोई दूसरी साइड के साथ कोऑपरेट कर रहा हो। तो उसके हवाले से जो ज़्यादा जो सबब बने हैं, ये तो अप्रैल से चल रही थी जो इंक्वायरी है टॉप सिटी के हवाले से, और इनका जो तरीकाकार होता है ना वो यही होता है कि पहले एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है जिसमें ये जो इंक्वायरी के रिलेटेड मामला हैं वो उनको एग्जामिन करती है, और फिर उसके बाद एक समरी ऑफ एविडेंस होती है जिसमें आमतौर पे जो एक्यूज होता है उसका भी मौक़िफ़ लेते हैं। अगरचे जो एक्यूज है आमतौर पे समरी ऑफ एविडेंस में बताता नहीं है, क्योंकि जब वो मामला आगे कोर्ट मार्शल में जाता है तो उसको उधर चार्जशीट भी मिलती है और उसको आइडिया होता है चीज़ों को वो कंटेक्चुअलाइज भी करता है, वो ज़्यादातर बयानात अपने उधर जाकर ही देते हैं। लेकिन वो चीज़ तो ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अप्रैल से वो मामला चल रहे थे, लेकिन ये जो दरमियान में पीटीआई के हवाले से भी डेवलपमेंट्स आई, को पकड़ दकड़ शुरू हुई, कोई ऑफिस पर भी इनके रेड हुए, बाकी जगहों पर भी लोगों के कोई, आपको लगता है कुछ इकबाली बयानात, कुछ मवाद ऐसा, कुछ लैपटॉप्स, कुछ डेटा ऐसा मिला है जिससे सिरे से सिरा मिलाया गया, डॉट्स कनेक्ट किए गए? मेरे ख्याल डॉट से ज़्यादा यही है ना कि अगर मेरे आपके मैसेजेस आपस में एक्सचेंज हो रहे हो तो वो फिर उसमें को बहुत ज़्यादा डॉट्स मिलाने की भी जरूरत नहीं होती ना। That's an evident conversation there. नहीं तो उमर, इतना जो अरसा लग गया, क्योंकि अगर टॉप सिटी वाला मामला भी देखें तो वो तो 2017 की बात है और उसके बाद से भी वो चला। अब वो इन सर्विस जब जनरल फैज़ थे तो तब कोई एक्शन लेना क्या ज़्यादा मुश्किल था, और अब पोस्ट रिटायरमेंट उनके जो एक्ट्स हैं वो ज़्यादा नज़र में आए हैं, मतलब ये पहले बात क्यों नहीं हुई, ये भी एक सवाल है। देखिए, हम जो है ना, हम एक एज अ आउटसाइडर चीज़ों को देखते हैं, हम जर्नलिस्ट है ना। आप ज़रा इमेजिन करें ना कि आपने किसी जर्नलिस्ट की अकाउंटेबिलिटी करनी हो, आपने किसी सीनियर की अकाउंटेबिलिटी करनी हो, तो हम यही चाहते हैं कोई और दूसरे वाले कर ले, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल एक कम्युनिटी में प्रॉब्लम आएगा। इसी तरह जो मीडिया पॉलिटिशियन है, इमरान खान से पहले इस चीज़ पर कंसेंसस हो गया था कि हमने अपने कोई चीज़ें कोई पब्लिकली नहीं लेकर जानी। तो अब यह है कि फ़ौज में जनरल फैज़ को उसको कस्टडी में लेना
ये इटसेल्फ एक बड़ी न्यूज़ है। और ये आप इसमें देखें, पहले जो लोग आते थे, कोई स्पाइंग का इल्ज़ाम था, कोई इस तरह के मामला थे, या किसी पे को करप्शन का इल्ज़ाम आ गया। इधर करप्शन के साथ साथ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह वो पहले आप किसी का क्लिप चला रहे थे ना, जिसमें वो साहब कह रहे थे जी कि वो कहते थे जी मुझे कहा जाता था तो मैं करता हूँ, जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई कहता भी नहीं था जो करते थे। तो ये जो अपने मैंडेट को उन्होंने स्टेप आउट किया, तो जो वो चीज़ें कर रहे थे उसके हवाले से उनकी गिरफ्तारी इस लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि ये एक तरह से एक नया प्रेसिडेंट भी सेट हो गया कि एक साबिक DGIS यानी कि वो अपने कई एक्शंस के हवाले से वो अकाउंटेबल हो गया, अनटचेबल। ज़ाहिर है ये लोग बिल्कुल ही किसी भी एहतसाब से बाला और मावरा ही समझे जाते रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये तो अनहोनी भी कह लें, इसे नया प्रेसिडेंस भी कह लें जो सेट हो रहा है। और देखिए इसको भी जो मालूमात इतलात आ रही हैं उसमें यह है कि इसके मामले में भी, जनरल फैज़ के मामले में भी काफ़ी रिस्ट्रेन शो की गई कि जैसे कोई आप पैगाम बजाते हैं कि भाई आप बाज आ जाएं, मतलब ये है कि उस स्टेज पर ना जाएं कि दुनिया हमारा तमाशा देखे, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आप ले आए हैं। तो फिर अच्छा, अब ये ज़ाहिर है बहुत क्लोज समझे जाते रहे हैं बानी PTI के इटसेल्फ, लेकिन एट द सेम टाइम जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की जोड़ी भी बहुत मशहूर थी, मतलब वो भी बहुत क्लोज समझे जाते थे। हामिद मीर साहब कल बता रहे थे इनकी रिश्तेदारी भी, सर इनके बेस्ट फ्रेंड्स थे एक दूसरे के। सो कहाँ जाके मामला रुकता हुआ आपको नज़र आ रहा है, और PTI के लिए ये खबर कैसी है? देखिए PTI के लिए तो ये बमशल है, और जो अगर पोस्ट रिटायरमेंट हम देखें तो जनरल बाजवा के जो पहले उनके को बयानात आए, तो अब ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसमें कोई उनसे मनसूब कोई चीज़ें चल रही होती। इसका मतलब है कि उन्होंने तो, अगर फौज ने उनको कोई एडवाइस किया कि सर प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द मीडिया, तो वो उनसे बाज आ गए, लेकिन जो जनरल फैज़ को एडवाइस किया गया कि स्टे अवे फ्रॉम PTI, वो बात नहीं आए। तो PTI के लिए तो ये एक बहुत बड़ा एक यानी कि डिजास्टर है, और PTI उस तरह उसको बयान भी नहीं कर पा रही कि वो किस अंदाज में कहें कि जनरल फैज़ के हवाले से कि एक तरफ उनका ओवरऑल फौज के हवाले से उन्होंने अपना एक बयानिया कायम किया हुआ है, अब उसमें जनरल फैज़ को अलहदा कैसे करें और अपने साथ कैसे कनेक्ट करें, अगरचे वो उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी हैं। लेकिन आप ये देख लें कि ये जब से इनके कोई लोग पकड़े गए जो सोशल मीडिया के रिलेटेड लोग थे, उसके बाद से इमरान खान जो हैं वो काफ़ी उनके रवैये में नरमी भी आई, उन्होंने को फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी इंदिया दिया कि मैं बात करने को तैयार हूँ। और अभी यानी कि जो जनरल फैज़ का गिरफ्तार होना, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनका ये जो गिरफ्तारी है वो पहले जो PTI के अंदर जो गिरफ्तारियाँ थी उनके साथ किसी न तरह इनका लिंक है, तो ये चीज़ें बताती हैं कि PTI के लिए चैलेंजेस हैं। अब वो किस हद तक उनको टैकल कर सकते हैं, अगर तो मैं उनकी प्रोपेगेंडा स्किल देखूं तो मेरे ख्याल है कि जनरल फैज़ उनके कोई उस्ताद नहीं थे कि वो उनको उनकी ज़रूरत थी कि प्रोपेगेंडा कैसे करना है, उसमें तो वो खुद करते हैं। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि उनके ज़रिए जो उनका एक पूरा सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हो सकता है मुतासर हुआ हो, और इतलात ये हैं कि मुतासर हुआ है। और जो कई लोग थे को फौज के अंदर से रिटायर्ड भी, जो कोई इस तरह के मामलात में एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे, अगरचे उनका जनरल फैज़ से जरा एक सानवी हैसियत बनती थी, पहले नंबर पे तो यही थे, वो भी लोग जो हैं वो अभी जरा कार्नर हुए हैं या सहमे हुए हैं कि अगर जनरल फैज़ के साथ मसला हो सकता है तो हो गया है, या तो हमारे साथ भी हो सकता है। अच्छा उमर, ये भी बताइएगा जी, एक तो डिफरेंस, क्योंकि हम पहले बात कर रहे थे कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और सिर्फ कोर्ट मार्शल में भी कोई डिफरेंस होता है या फिर ये एक ही चीज़ है? दूसरी बात, ये टॉप सिटी वाला केस तो एक सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी दायर था, चल भी रहा था, अब ये कोर्ट मार्शल भी हो गया, तो कॉन्करेंट दोनों चीज़ें चलती हैं, हाउ डज दैट वर्क? देखिए ये जो कोर्ट मार्शल के हवाले से मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया, जो एक मेरे ख्याल ब्रॉडली कोई एक डिफरेंस है, कोई इनकी जो टर्मिनोलॉजी में, एक तो कोई हालत जंग में बनता है और दूसरा जो है ज़माना अमन में जो केसेस होते हैं उनको डील करता है, वो इस तरह से है। लेकिन मैं को बहुत ज़्यादा मुझे इस मामले में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो दूसरे वाला मामला है जो आप सुप्रीम कोर्ट वाला कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो मामला इनके हवाले कर दिया था कि आप
जो उनको पिटिशनर को कहा था, एप्लीकेंट को कहा था कि आप वजारत दिफा से रब्ता करें और उधर वो आपके केस को सुनेंगे, तो वो उसी तनाज़ुर में तो आगे ये मामला इधर चल रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो कोई कोर्ट उसकी कंप्लाइंस मांगती है तो वो दे देंगे, अदरवाइज मेरे ख्याल है कि कोर्ट ने तो मामला इनको रेफर कर दिया था कि अब आगे खुद डील करें। दिस वुड बी इट, मतलब जनरल फैज को तहवील में लिया जाना जो इट्सेल्फ बहुत बड़ी खबर है, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना, कार्रवाई होना, और जो रिटायरमेंट के बाद के मामलात हैं उस पर तफसीलात बाद में सामने आए होपफुली, या फिर ये दायरा वसी होगा? देखें, ये जिस तरह मैंने आपको शुरू में बात की ना कि एज अ आउटसाइडर हम चाहते हैं कि ये हो वसी, लेकिन जो बड़ा मुश्किल है एक्टिविटी होती है वो उसको इस तनाज़ुर में ले रहे होते हैं जी कि हमारी जगन सही हो रही है कि अगर स्ट्रेटजिकली मैं बात करूं तो उसमें ये होगा कि अगर जनरल फैज की वजह से बाकी लोग जो कोई ज़्यादा एक चेंज एजेंट बने हुए थे या कोई अपना रोल प्ले कर रहे थे, और उसमें कई रिटायर्ड जनरल हैं, कई ऐसे भी जनरल हैं कि कई जिन्होंने पहले शुरू में सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव थे, बाद में फिर उन्होंने माफ़ी वगैरह मांग ली, कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने नहीं मांगी, उन्होंने कहा जी माफ़ी किस चीज़ की, उन पे फिर पाबंदियां लग गई कि ना उनका CMH में इलाज है, ना वो कहीं मेस में जा सकते हैं। तो अब जो जनरल फैज की एक गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी का मैं ज़रा इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, तो जो उसके नतीजे में बाकी लोग जो हैं वो मुतासर तो हुए होंगे कि ये कल हमारी गिरफ्तारी का आपने जो एक्सप्लेन करना है अभी कर दें ऊपर। हाँ, यानी गिरफ्तारी के हवाले से ये है कि वो जिस तरह वो पहले बात चल रही थी ना कि वो मुदाहलत थी या साजिश थी, तो अभी जो एक बड़ा उसमें एक बात आ रही होती है ना कि ये गिरफ्तारी है या हवालगी है। तो ये ऐसा होता है कि जब ये जनरल ऑफिसर रैंक का आदमी कोई गिरफ्तार होता है तो उसको एज सच उस तरह गिरफ्तार नहीं करते, ये क्लोज अरेस्ट होता है। क्लोज अरेस्ट का मतलब ये होता है कि उनको किसी मेस में रखेंगे और उन पर कोई कैप्टन लेवल का कोई ऑफिसर जो है वो डिप्यूट हो जाएगा जो उन पर नजर रखे, मेस से बाहर भी नहीं जाने देना, अगर कोई इशू है तो वो उसको कन्वे कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक मेस के अंदर अपने आप को कन्फाइन करते हैं। और जो मुतलका कोई हेडक्वार्टर है, कोई स्टेशन हेडक्वार्टर है, या अगर रावलपिंडी में है तो GHQ, यानी कि ये उनको एक डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे होते हैं। उस तरह से जो जेल वाला अमल होता है कि जिसमें उनको कहीं बंद किया जाता है जो कैद वगैरह के हवाले से, वो जब इनकी कन्विक्शन हो जाती है, जब कोर्ट मार्शल इनको कन्विक्ट कर देगा तो उसके बाद वो अमल होगा। अभी जो है वो हवालगी का मतलब ये है कि वो ही इज इन अ सेफ, मतलब वो जो अब जब सजा अगर सुनाई गई तो उसके बाद गिरफ्तारी प्रॉब्ली कहा जा सकता है, अभी सिर्फ हवालगी ही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मचीमा, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज, जिसमें ऐसी स्टोरीज में ना बड़ा इंटरेस्ट होता है आवाम का भी, तो एवरीबॉडी वांट्स टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। आपने हमारे पस मंजर में कहीं आप गाना बचता हुआ सुन लिया है, नाज़िया हसन को आज हम याद कर रहे हैं, सो ये सुने। अच्छा, कराची क्राइम्स की थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि ये वो बात है जो कि अगर ख़त्म हो जाए ना ये स्ट्रीट क्राइम्स और जो सब कुछ हो रहा है तो हम ऑब्वियसली उसकी बात भी ना करें, लेकिन ये लगता है बढ़ता ही जाता है। द मोर वी टॉक अबाउट इट द मोर वी हेयर अबाउट इट एज वेल। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने शहरियों को परेशान तो ऑब्वियसली किया हुआ है, और सुबह शाम दिन रात किसी भी इलाके की कोई कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी शहरी किसी भी वक्त और कहीं भी डाकुओं के हाथे चढ़ सकता है, और इससे भी खौफनाक बात यह है कि जान भी जा सकती है। इसका भी आपको पता है कि कोई गारंटी नहीं है कि कोई बचत हो जाए इसमें। रवां साल डकैतों के हाथों कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 80 से ज़ायद हो चुकी है। कराची में लूट मार की वारदातों का नया रुझान भी सामने आया है कि डाकुओं के मुख्तलिफ गैंग जत्थों और टोलियों की सूरत में डकैतियां मारते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। पहले तो ये होता था ना, कोई एक या दो मोटर बाइक पे होंगे, आपके पीछे बढ़ जाएंगे और आपका जो भी लूटना है उन्होंने वो कमाल ले लेंगे, लेकिन अब तो दे आर इन ग्रुप्स। पुलिस कहती है जी हम कोशिश करते हैं, लेकिन अपेरेंटली वो कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। लोग ये कहते हैं कि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। अफसोस की बात तो यह है कि लूट मार की कई वारदातों में खुद पुलिस एहलकार भी मुलव्वस पाए गए हैं। शहर में जगह जगह रेंजर्स भी मौजूद हैं, उन्हें पुलिसिंग का इख्तियार है, मगर स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों में नहीं आ रहे हैं, और डर भी नहीं रहे, कोई खास आई एम सॉरी टू से कोई खौफ भी नहीं रहा। एक आप रेंजर्स वगैरह को कहीं देख ही लेते हैं तो आप जरा मुड़ जाते हैं, अगर जो भी है कि कहीं पकड़े ना जाएं,
Nobody is scared anymore. काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि एक रीसेंट सर्च भी गुज़श्ता 1-2 हफ्ते में भी एक सर्च देखी गई है, मतलब आपको इर्द गिर्द से जब आवाज़ें आना शुरू हो जाए ना, दोस्त का दोस्त, दोस्त का कज़न, रिश्तेदार, भाई, आपके स्टाफ में से कोई के जी लूट लिया, मोटरसाइकिल रोक ली, मोबाइल ले लिया, तो वो एक सेंस मिल जाती है एक शहर में। अच्छा काशिफ, सुन तो ली होगी आपने आधी बात कि हम क्या कर रहे हैं। इट इज़ ट्रू कि हम पुलिस भी ज़्यादा देख रहे हैं ऑन द स्ट्रीट्स और रेंजर्स भी देख रहे हैं, लेकिन साथ ही ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं और ये भी हम सुनते रहते हैं, कुछ कमी नहीं आई। हुमा अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों ने जिस तरह पूरा सिनेरियो बताया, देखें 7 माह के दौरान रवां साल में अब तक 44,000 वारदातें हो चुकी हैं। इन 44,000 वारदातों को अगर हम कैलकुलेट करें कि किस तरह, तो 31,000 मोटरसाइकिलें शहर में छीनी जा चुकी हैं और चोरी की जा चुकी हैं। 11,000 के करीब जो है मोबाइल फ़ोन छीने और चोरी जा चुके हैं, जबकि 1,000 के करीब जो 4 व्हीलर गाड़ी है वो जो है वो चोरी और छीनी गई है। तो ये तमाम तर फिगर है, 44,000 के करीब ये वारदातें हुई हैं। और अब हम आते हैं कि इसकी रिकवरी किस हद तक हुई है। तो आपको बताऊं कि 123 जो है वो मोबाइल फ़ोन इन 11,000 में से जो है वो पुलिस ने रिकवर किए हैं, जबकि 1,000 से ज़ायद जो मोटरसाइकिलें हैं वो रिकवर की हैं। अब इसको हम एवरेज कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर 31,000 मोटरसाइकिलें शहर में से चोरी और छीनी जा रही हैं, तो उसमें से सिर्फ 1,000 जो है वो पुलिस रिकवर कर पाई है। मुकदमात भी हुए हैं और ये हम नहीं कह रहे, ये CPLC की रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास मौजूद है और उस रिपोर्ट में ये तमाम तर चीज़ें बताई गई हैं। जबकि पुलिस हुकाम से जब हम ये बात करते हैं तो उनकी जानिब से ये दावा किया जाता है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हमने स्नैप चेकिंग के लिए मोबाइल्स तैनात की गई हैं, पुलिस की गश्त को बढ़ाया गया है। कराची के मुख्तलिफ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी आई है, जिसमें साउथ जोन के जो ज़िला साउथ है और इसके साथ साथ सिटी और केमाड़ी है, इसमें वारदातों में कमी आई है। इसी तरह कोरंगी के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें वारदातों में कमी आई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बहुत ज़्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। जो 2 रोज़ कबल एक CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई, जिसमें ये देखा जा सकता है कि एक शहरी को जो है वो जो मुसल्ला मुलजमान है वो ना सिर्फ लूटने की कोशिश करते हैं उससे मोटरसाइकिल, बल्कि उसको जो है वो थप्पड़ों की बारिश भी उस पर करते हैं। तो उसकी मुकदमा जो है वो बादराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है। उस CCTV के अब तक मुलजमान को नहीं पकड़े गए हैं। वैसे मेरी बात सुने, ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, 3-4 लोग इकट्ठे आते हैं, मतलब 3-4 बाइक्स हैं, मतलब कैमरे भी लगे हुए हैं। आपने ईस्ट का जिक्र किया, फिर सेंट्रल के भी यही हालात हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद से आई गॉट टू नो, मतलब इसी हफ्ते में 2 वारदातें तो मेरे अपने रिश्तेदारों के साथ हो गई नाज़िमाबाद में। सो क्या ये कोई नया ट्रेंड है? ये 4-5 जत्थों की सूरत में आते हैं और ये सब इन्हें कैप्चर भी कर रहे होते हैं और इनका ट्रेस नहीं हो पाता। बात करते हुए जो विजुअल हमें स्पेशली दिखा रहे हैं उसमें 6 लोग हैं, 6 मोटर बाइक्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब इसमें पुलिस का मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट है। पुलिस ये कहती है कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार जो है वो 4 मुलजमान थे और उनकी जानिब से लूटमार की जा रही थी, जबकि इस फुटेज के अंदर जो दीगर मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं वो शहरियों की हैं। अगर हम ये तस्लीम भी कर लेते हैं कि अगर वो मोटरसाइकिलें शहरियों की हैं, जो 3 मोटरसाइकिलें दीगर इस CCTV फुटेज में रुक रही हैं, तो क्या इस शहर के अंदर दिन दिहाड़े जो है इस तरह की वारदातें होंगी और लोग जो है वो लुटते रहेंगे? और ना सिर्फ लूटा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि अतराफ में भी जो लोग गुजर रहे हैं वो भी इस शख्स को देख रहे हैं और ये शख्स जो है वो ये बताया जा रहा है कि यहीं करीब का रिहायशी और इसकी 25,000 के करीब सैलरी है और इससे जो है वो नई मोटरसाइकिल छीन कर जो है वो पुलिस बता रही है कि मुलजमान फरार हो गए। ना सिर्फ यहाँ सेंट्रल में भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। आपने कुलीग्स का जिक्र किया, तो गुज़िश्ता रोज़ी हमारे एक ऑफिस कुलीग जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फेडरल पी एरिया में उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया है। तो इस तरह की वारदातें आए रोज़ रिपोर्ट हो रही हैं। ना सिर्फ रिपोर्ट हो रही है बल्कि उनके मुकदमात भी दर्ज किए जाते हैं। जब हम ये कहते हैं पुलिस हुकाम से कि वाज़े CCTV होने के बावजूद मुलजमान क्यों नहीं पकड़े जाते, तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि CCTV फुटेजेस है, मुलजमान के चेहरे वाजे हैं, लेकिन चूँकि मुलजमान को जो है वो मुख्तलिफ टेक्निकल टीम जो है वो उन पर जो है वो काम कर रही है, तो उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गॉट इट काशिफ, गॉट इट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अब हम ये भी बता दें कि हम ये सारी हाईलाइट बातें इसलिए कर रहे हैं और फिगर्स आपके सामने इसलिए कर रहे हैं, CPLC की रिपोर्ट भी आ गई है, ताकि एक प्रेशर बने, एक प्रेशर बढ़े। जो भी किया जा रहा है और अगर किया जा रहा है फाइन, वी डू सी, हमें एक प्रेजेंस नज़र आती है पुलिस की और रेंजर्स वगैरह की, बट अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। क्योंकि ये जो डाकू है ना, ये जो लूट मार कर रहे हैं, लगता है इनको अपनी जान की भी फिक्र नहीं है। पकड़े गए तो पकड़े गए, नहीं पकड़े गए तो आउट लूटे। स्पेशली ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ज़रा पूछें ना IG साहब पुलिस वालों से, अफसरान से कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे।
बहुत ज़्यादा वारदातें इन 2 डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट हो रही हैं। अब मौसम का हाल हम आपको बता देते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि मुल्क भर में मानसून तो आपको पता है कि चल रहा है। इनफैक्ट लाहौर में तो कल काफ़ी ठीक ठाक बारिश भी हुई है और पंजाब में ही और मुख्तलिफ शहरों में बारिश जो है वो हो रही है, गरज चमक भी है। इट लुक्स प्रिटी बट चैलेंजेस भी हैं। जनूबी पंजाब में भी बारिशें हो सकती हैं। मजीद सिंध के साहली इलाकों में भी बादल रहेंगे। सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरदार साहब, माशाल्लाह कराची में भी खूबसूरत मौसम है, मतलब जितनी बारिश काबू से बाहर हो जाए उतनी भी नहीं हो रही है। हर रोज ड्रिजल होता है। पसंद है ये इतने दिन और कितने और दिन चलेगा ऐसे, सबसे पहले बता दें। जी बहुत शुक्रिया। देखिए वो जिस मौसम का हम इंतज़ार कर रहे थे ना कराची के लिए, अगस्त में यूजुअली ऐसा ही मौसम होता है, अनलेस के कोई दोबारा से सी ब्रीज किसी वजह से कोई डिस्टर्ब हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए, ब्लॉक हो जाए, जैसे लो प्रेशर की फॉर्मेशन या कोई दूसरी वजह उधर राजस्थान की तरफ से कुछ लो अप्रोच कर जाए लो प्रेशर, तो फिर हो सकता है। अदरवाइज ऐसा ही मौसम रहेगा कराची का, जैसे पार्टली क्लाउडी से क्लाउडी रहता है दिन भर और हल्की फुल्की बारिश चलती रहती है रात में और सुबह में खासकर, और दिन में तो ड्रिजल ही होती है। तो अगले चंद दिन भी इसी तरह से है। फिर एक नया स्पेल जो मानसून का बाकायदा सिंध में इंटर होने का इम्कान है, वो 15 या 16 को ईस्टर्न सिंध में और अपर सिंध में, और फिर कराची की तरफ भी आप कह सकते हैं जो वीकेंड आएगा उसमें 17 और 18 और 19, यानी कराची में 18 और 19 का ज़्यादा इम्कान लग रहा है। उसमें अच्छी तेज़ बारिश भी मुतवक्की है सिंध के कुछ इलाकों में, और कराची में भी देखिए कहीं दरमियानी शिद्दत की और किसी किसी जगह पर तेज़ स्पेल भी उसके नतीजे में मुतवक्की है। बाकी जो उधर 15 से अनवर्ड ज़ाहिर है कि खासा तेज़ स्पेल है दोबारा 14 की रात से या 15 से पंजाब भर में, और इसी तरह से शुमाल मशरकी और मशरकी बलूचिस्तान में, और फिर के बेशतर इलाकों में और कश्मीर में। अच्छा, ये हम ज़रा कंसर्न इसलिए भी हैं, हम अर्लियर बात कर रहे थे कि बांग्लादेश टीम जो है वो पाकिस्तान आई हुई क्रिकेट मैचेस भी होने हैं, तो अगर ये बारिशों का सिलसिला चलता रहा तो ये मैचेस कैसे होंगे? तो हम बात कर रहे हैं कोई 21 अगस्त की इन रावलपिंडी, 30th की इन कराची। तो क्या आप देख रहे हैं कि बारिशें हो रही होंगी तब तक? देखिए कराची में तो ये जो स्पेल है ना वही 18-19 को 2 दिन है, 17 में भी कुछ हो सकती है, 17 तारीख को भी 18 और 19 को। तो फिर उसके बाद आगे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं है। जैसे चल रहा है कराची का मौसम इसी तरह से हल्की फुल्की का ही इम्कान होगा। हाँ, कोई दूसरा स्पेल अगर आ जाए जिसका अभी कुछ हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि अगस्त के आखिर में क्या होगा, मतलब क्या स्पेल कोई आ गया कि नहीं, लेकिन उधर तो डिस्टर्बेंस मेरे ख्याल में रहेगी मैच में, क्योंकि आपको पता है मानसून करंट्स पंजाब में तो एक तरह से तवातर से दाखिल होती रहती हैं, लेकिन ये जो स्पेल है ये वही 14 से लेकर इस तक 18 तक एटलीस्ट प्रिवेल करेगा। अब मुझे नहीं पता कि 20 को है मैच के कब है पिंडी को, लेकिन मतलब ये कि वो पार्शली तो डिस्टर्ब होगा वो मैच, पार्शली डिस्टर्ब होने के इम्कान हैं। जनूबी पंजाब से क्या खबरें आ रही हैं? वहाँ भी बताया जा रहा है कि शदीद बारिशें हो सकती हैं। जी बिल्कुल, कल बड़ा तेज स्पेल हुआ है जनूबी पंजाब में, जो मेरे ख्याल में 60-70 मिलीमीटर से ऊपर भावलपुर में, और उसमें दूसरी जगहों पर भावल नगर और रहीम यार खान वगैरह में भी। तो अभी जो अगला स्पेल है ये भी यानी 15 तारीख से तो वही सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब से शुरू होगा, और नीचे फिर आप कह सकते हैं 16 को और 17 को, 16 से लेकर 18 तक ये जो 3 दिन होंगे, इसमें फिर जनूबी पंजाब के भी बेशतर इलाकों में अच्छी तेज़ बारिशें, और ख़ासकर जो वेस्टर्न साइड है जनूबी पंजाब की, राजनपुर, डीजी खान और पूरा जो कोय सुलेमान के साथ का इलाका है, उसमें तेज़ स्पेल पिछले दिनों भी हुआ है और अच्छी खासी वो हुई है, फ्लैश फ्लडिंग हुई है। तो अगले स्पेल के नतीजे में भी फिर दोबारा इसी तरह का इम्कान है। उसके साथ फिर ज़ाहिर है जो बलूचिस्तान का शुमाल मशरकी इलाके लगते हैं, सिब्बी, कोलू और जाफराबाद, नसीराबाद, और दूसरा किला सैफुल्ला और मुसाखिल, तो जो चमन, इन तमाम इलाकों में भी तेज़ स्पेल मुतवक्की है अगले दिनों में। तो वहाँ भी दोबारा से फ्लैश फ्लडिंग का खदशा मौजूद है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमें अपडेट करने का, तो वार्न करने का भी। बहुत से इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा बारिश का भी इम्कान है। जनूबी पंजाब में भी एक तेज़ बारिश का स्पेल और एक्सपेक्टेड है, अभी भी बारिश का बहुत तेज़ स्पेल हुआ है। तो ये बड़ा कभी खुशी कभी गम टाइप सीन है, क्योंकि कई जगह हम इंजॉय करते हैं बारिश को थोड़ा थोड़ा जब कराची में हो रहा होता है, बट वी नो दैट इट्स प्लेइंग हैवक इन अदर एरियाज एज वेल। So I hope कि PDMS जो हैं वो अपना काम
अच्छे से कर रही हैं और वो नज़र रखे हुए हैं। बड़ा ही परेशानी भी हो जाती है और अफसोस भी होता है कि हम क्यों बैकवर्ड्स क्यों जा रहे हैं। दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। दुनिया अब 4G से आगे 5G पर पहुंच चुकी है। और पता है 4G टू 5G इतना बड़ा स्टार्क डिफरेंस है इन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरनेट जितना डायल अप और उसके बाद की टेक्नोलॉजी में था। बट हाउ वुड वी नो, क्योंकि हम तो 4G से भी पीछे जा रहे हैं अभी। तो दुनिया कहाँ पहुंची है, सही आप कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंजॉय कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई ही चैलेंज बना हुआ है। और फॉर एग्जाम्पल वीडियोस तो आप शायद देख नहीं सकते कि वो डाउनलोडिंग में कुछ साल लग जाएगा। व्हाट्सएप का होना ना होना बिल्कुल बराबर हुआ हुआ है। व्हाट्सएप पे वॉइस नोट, कितने लोग हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, मतलब नहीं कर सकते, नहीं टाइप कर सकते, या तो कोई बीमारी है या उस तरह से लिख नहीं सकते हैं भाई। पाकिस्तान में आजकल आपको बता दें कि इंटरनेट जो है वो ऑलरेडी, हम क्या बता रहे हैं आपको पता ही है कि कचवे की रफ्तार से चल रहा है। तस्वीरें नहीं आएंगी आपको, वॉइस नोट नहीं आएंगे, कोई आपकी ऑनलाइन राइड्स होती हैं, सवारी, डिलीवरी, कारोबार चल रहे हैं, वो सब कुछ। आई मीन वो बेचारे लोग तंग आए हुए हैं क्योंकि नथिंग रियली इज वर्किंग, सब कुछ सुस्त हुआ हुआ है। दे डोंट नो वेयर टू गो। ये जरा सुने लोगों की आवाज़। ओवरऑल इश्यूज आ रहे हैं। बिजनेसमैन लोग जो हैं जिन्होंने अपने डाटा व्हाट्सएप करना है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई जिस सिस्टम से भी रिलेटेड है, उन्हें अपनी चीज़ें सेंड करनी, इवन दो कि आप एक वॉइस मैसेज तक सेंड नहीं कर सकते। आजकल जो दौर है वो है मीडिया का, सोशल मीडिया का। तो अगर आप उसको ही जो है वो डल कर देंगे तो जो जिसकी जो आवाज़ है, जो आवाज़ को कन्वे करने का तरीका है, वो आप ख़त्म कर रहे हैं, दबा रहे हैं उसको। इंटरनेट है वो काफ़ी स्लो हो चुका है। व्हाट्सएप पे हमारा बहुत ज़्यादा काम होता है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। कोई चीज़ हम सेंड ही नहीं कर पा रहे, कोई पिक्चर सेंड नहीं कर पा रहे, कोई वीडियो तो सेंड करने का आप सोचो ही मत कि आप इस तरह सेंड कर सकेंगे। राब्तों का कोई और सिस्टम तो भी बाकी रहा नहीं है, ठीक है। जदीद दौर के हिसाब से जो इंटरनेट का सिस्टम है, इससे इंसान को एक बेहतर सहूलियात भी मिली हुई है, ठीक है, और इसके यूज़ से जो लोगों के दरमियान रवाबित भी हैं। लेकिन गवर्नमेंट के ऐसे ही इस असूल से जो वो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना है। नशरियाती इदारों को भी डेटा की डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में मसाइल का सामना है। कभी फायरवॉल नस्ब करने की खबरें आती हैं, कभी PTA की तरफ से VPN की रेगुलेशन की बात की जाती है, लेकिन PTA हुकाम की तरफ से आवाम को अब तक बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया गया कि इंटरनेट से जुड़े मसाइल की असल वजह क्या है। भाई बता दें ना। फ्रस्ट्रेटिंग बात यही है, एक तो है फ्रस्ट्रेशन कि आप जिस चीज़ के यूज टू हो चुके हैं आप वो नहीं कर पा रहे, और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि एक्चुअली हुआ क्या, नोबडी इज आंसरिंग। ये सबसे मेरा ख्याल है आपने बंद किया, शुरू में आए बाएं शाएं होती रही, फिर बता दिया कि हाँ जी बंद करती है। अब इसका कोई क्लैरिटी तो देना यार कि क्या चल रहा है। कोई फायरवॉल की आजमाइश ही है तो ये आजमाइश कब तक चलेगी? ये 10 दिन और चलेगी, 1 महीना और चलेगी। व्हाट्सएप पे अगर कोई आपको विजुअल्स कुछ शेयर हो जाए, कोई वीडियो शेयर हो जाए, तस्वीरें, तो उसके लिए भी VPN पे जाना पड़ता है, जो कि इन इटसेल्फ एक मुश्किल पड़ी हुई है। तो VPN से पहले आप ट्विटर को यूज करने के लिए जा रहे थे, अब समथिंग एज सिंपल एज व्हाट्सएप कि मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन उसके साथ जो विजुअल होगा वो आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, तो देन यू हैव टू गो टू VPN एंड यू आर लकी इफ यू कैन गेट दैट। मतलब आपका स्टाफ होता है, आपके 6 लोग होते हैं ऐसे ही, हु आर मोर कंफर्टेबल सेंडिंग यू अ वॉइस नोट। अब वॉइस नोट आप खड़े हुए हैं, बाजार में खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने कोई चीज़ मंगानी है, कोई चीज़ आपने मंगवाई हुई है, किसी राइडर से मंगाई हुई है, और आप बैठे हुए हैं कि ये तो डाउनलोड नहीं हो रहा, ये नहीं डाउनलोड हो रहा, वॉइस नोट ही नहीं डाउनलोड होगा। I mean, it's frustrating, it's annoying, और आजकल की दुनिया में it's a no-no। पता नहीं क्यों ये हमारे यहाँ हो रहा है, पता नहीं पता हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमारी साथी हैं। ज़रमीन बताइएगा, मतलब ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान को तशवीश है, मगर इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है, वहाँ पे तो डिसीजन मेकर्स रहते हैं, PTA के हुकाम से कोई रब्ता हुआ, क्या कह रही है गवर्नमेंट? IT मिनिस्ट्री ने कोई स्टेटमेंट जारी की हो, मतलब सारे खामोश हैं बिल्कुल। सरकार का क्या मौक़िफ़ है? देखें, जैसे कि आपने बात शुरू में की थी कि पाकिस्तान जो है पीछे की तरफ जा रहा है, दुनिया भर में 5G की बात हो रही है, पाकिस्तान में भी इवन PTA की जानिब से पाकिस्तान में 5G की बात की जा रही है, डिजिटलाइजेशन की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। ख़ास करके सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं, व्हाट्सएप की बात कर ली जाए या फिर इंस्टाग्राम भी काफ़ी दिनों से डाउन दिखाई दे रहा है। PTA का जिस तरह से आपने पूछा, तो PTA हो गया या फिर वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, उनकी जानिब से कोई रद्द अमल इस बारे में नहीं दिया जा रहा। जब PTA से रब्ता करने की कोशिश भी की जा रही है बारहा, तो उनकी जानिब से कोई जो है वो इस पर खामोशी इख्तियार की गई है, कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा। इससे कबल भी जब ये देखा गया था कि 1-2 हफ्ता पहले भी जब व्हाट्सएप डाउन हो गया था, सोशल मीडिया ऐप्स डाउन हो गई थी, तब PTA ने ये रिस्पॉन्स दिया था कि हमें तो कोई शिकायत मौसूल ही नहीं हुई। सार्फिन की जानिब से मीडिया के हमें आगाह करने पर हमें ये पता चल रहा है कि मुल्क भर में इंटरनेट जो है या फिर सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार है। लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि व्हाट्सएप
व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा घरेलू ख़वातीन हैं जिनका कारोबार जो है मुंसलिक है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो घरेलू कारोबार चलाती हैं व्हाट्सएप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए, वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मोबाइल डाटा ऑन करके अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखते हैं। फ्रीलांसर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जैसे आपने बताया अपलोडिंग में, डाउनलोडिंग में शदीद मुश्किलात हैं। वॉइस नोट्स जो हैं वो भी डाउनलोड नहीं हो पा रहे। इसी तरीके से देखा जाए तो कोई पिक्चर अगर डाउनलोड की जाती है या अपलोड की जाती है, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई पेशा वराना अफराद जैसे कि हम मीडिया वाले अफराद हैं, उनके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना या अपलोड करना शदीद अजियत का बाइस बन रहा है। आजकल तो डॉक्टरों की रिपोर्टें एवरीथिंग इज ऑन फोन, मतलब आप कोई टेस्ट करा लें उसकी रिपोर्ट आपको ऑनलाइन मौसूल होनी है। जो है वो गर्दिश कर रही है कि फायरवॉल की तनसीब की वजह से, इसके ट्रायल की वजह से जो है इंटरनेट स्लो किया गया है। अगर ये भी वजह है तो इस पर भी हुकूमती कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया और ये चहमगोइयाँ ही चल रही हैं, लेकिन अभी तक आवाम जो है इस पर बिल्कुल अनक्लियर है। इसके ऊपर ज़मीन प्रॉब्लम ही है ना, बात ही सारी ये है कि अगर फायरवॉल, वीपीएन, फलाना, मतलब जो लोगों को आधी से ज़्यादा चीज़ें शायद समझ भी नहीं आएंगी बिकॉज दे आर जस्ट यूज्ड टू हैविंग दिस ऐप एंड यूजिंग इट। कोई बताए तो सही। प्रॉब्लम सारी ये है कि अगर इफ़ यू कम आउट एंड यू टेल कि जी हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने दिनों के लिए आपको तकलीफ होगी, उसके बाद ये सब मामला ठीक हो जाएगा, कोई प्लान ऑफ एक्शन तो बताएं। प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, खामोशी से उधर मुंह कर देना। दिस इज सो रिग्रेसिव ये अप्रोच जो है ना, आई एम सॉरी, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में हमारी मिनिस्ट्रियों की पीपल हु आर सिटिंग देयर टू मेक डिसीजंस फॉर द अवाम, उनका जो मुंह मोड़ लेना ना कि अभी नहीं बाद में बताएंगे, ये भी ना कहना कि बाद में बताएंगे, बस खामोशी। आई एम सॉरी बट दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड बहुत ही अनप्रोफेशनल बात है। और भी इसके साथ आपके लाके लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि हमें तो कोई कंप्लेंट मौसूल ही नहीं हुई, तो हम इधर बैठे क्या कर रहे हैं? ये कंप्लेंट ही है, ये आवाम की आवाज़ है और ये अभी से नहीं है, बहुत अरसे से है। दिस इज वेरी चीप, आई एम सॉरी बट दिस इज वेरी चीप। बहुत चीप बात है ये कि आप और आई एम सॉरी व्हाट the Awam is asking you to tell us what is going on and how long would we suffer। मतलब आप लोग जब प्रेस करते हैं ज़मीन पीटीए के हुकाम से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री को या इवन इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री को कोई मौक़िफ़ देने के लिए राज़ी नहीं है या वो हमें यकीन नहीं आता कि वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इसी दुनिया में रहते हैं जिसमें हम रह रहे हैं, इसी मुल्क में, वो भी यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। देखिए ऐसे ही प्रिटेंड किया जा रहा है और दूसरी जानिब एक दूसरे के ऊपर मलबा डाला जा रहा है। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बात कर ली जाए तो वो कहते हैं पीटीए रेगुलेटर है, और ये बात सच भी है कि पीटीए रेगुलेटर है, लेकिन पीटीए इस पर कोई जवाब जो है वो नहीं दे रहा। पहले उन्होंने ये जवाब दिया था कि हमें इस बारे में इल्म ही नहीं है, कोई शिकायत मौसूल नहीं हो रही, या फिर वो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, कहते हैं कि इंटरनेट जो है वो सही चल रहा है। ये बात सच भी है कि व्हाट्सएप चल रहा है, टेक्स्ट मैसेजेस सेंड हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट उस रफ्तार से चल रहा है कि आप अपने जो है मामूलात ज़िंदगी या फिर कारोबारी मामलात जो हैं उसको रवा रख सकें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद ऐसी है जो कि मोबाइल डाटा से जो यूज़र्स हैं वो पाकिस्तान में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं। इवन ये पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी या दीगर बड़े शहरों की बात नहीं है, दीगर आप नॉर्दर्न एरियाज पे चले जाएं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सयाह ऐसे हैं जो कि अभी इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करने बात ये है शिकायत ज़मीन जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपसे भी हम क्या प्रेशराइज करें जब हमें पता है कि एक्चुअली कोई भी जवाब नहीं दे रहा। भाई हमने इस फोरम से, अपने इस शो से वज़ीर मुमलिकत आईटी शिजा फातिमा साहिबा को कितनी बार कांटेक्ट किया है टू गिव सम रीजन कि कुछ तो बताएं, लेकिन ऑफ कोर्स हमें कुछ और अभी भी हम करेंगे। प्लेटफॉर्म हाजिर है हमारा, आप प्लीज आएं, हमें बता दें। यू नो एम्बिगुइटी क्रिएट्स मेस। आप जब छुपाते हैं चीज़ों को या उसके बारे में क्लैरिटी नहीं देते हैं तो चमगोइयाँ होती हैं, चमगोइयाँ फिर बहुत सी बातें होती हैं, फिर नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं। उसके बाद ये कह देना कि देखिए वैसे तो व्हाट्सएप देखें तो ऑब्वियसली हम मैसेजेस तो एक दूसरे को कर सकते हैं, बट दैट इज़ रियली द बेयर मिनिमम। मतलब ये बिल्कुल आपने वो एक तार पकड़ी हुई है कि बस इसको भी छोड़ दिया ना तो बहुत ही रौला मच जाएगा, तो चलो इसको चलने देते हैं, बाकी सब कुछ हम खत्म कर दें। कम आउट एंड गिव अस योर प्लान। इफ यू हैव अ प्लान, टेक अस ऑन बोर्ड, हमें भी लेके चले ना उस प्लान के साथ। तो हम भी देखें। इंस्टॉल अ फायरवॉल, टेल अस कि हम आजमाइश कर रहे हैं और हम जो हैं मतलब exactly, आप बताएंगे कि हम ये कर लें तो हम खामोशी से जी हजूरी करेंगे ना, हमने क्या कर लेना है। लेकिन ये जो खामोशी है, हम आवाज तो उठा सकते हैं, आवाज उठ रही है ना इधर। जवाब मिला। हम ये आवाज उठाएंगे कि एटलीस्ट जस्ट टेल द पीपल ऑफ दिस कंट्री कि भाई आप
ये फायरवॉल लगा रहे हैं, आप क्यों लगा रहे हैं, इसकी आजमाइश कितने दिन चलेगी, इससे कौम को क्या फ़ायदा हासिल होगा? पता है बात ये है कि बाकी जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, इकोनॉमी और ये वो फलाना माका, ये तो सब आपने करना ही है, उसमें आवाम को कौन देख रहा है। अगर हमारा वॉइस नोट जाना है, ये फैसला भी आपने करना है, तो ये ज़्यादती है। एग्जैक्टली कि हम क्या खोल रहे हैं, क्या मैसेज हो रहा है, नो यू कैन नॉट डिसाइड दैट फॉर अस। तो प्लीज़ इस बेयर मिनिमम से ज़रा आगे आएँ और कुछ करें, या फिर एटलीस्ट कोई जवाब दें। अच्छा जी, अभी हम जरा इग्नोर, पता है ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं हमारे इर्द गिर्द, और हम ना इसको थोड़ी देर के लिए ये फाइल है इसके अंदर छुपा देते हैं और फिर निकाल लेते हैं, क्योंकि जीना है ना। हाँ। क्या करें, तो अभी जीना है, तो जीना है, तो फिर अरशद नदीम से अच्छी क्या बात हो सकती है। उनकी यादगार फतह में अरशद के अलावा एक और, यू रियली लाइक द इंटरव्यू जो था, और वादा भी हमने पूरा किया, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आपकी तरफ से हमें बहुत अच्छी फीडबैक आई। थैंक यू फॉर व्हाट वी डिड यस्टरडे। इनके कोच जो है ना अरशद के, हमने आपको पता है पहले भी जिक्र किया था, जो इनके साथ कितना जिक्र करते हैं, अरशद खुद कितना जिक्र करते हैं, हमारे साथी हैं सुहेल इमरान। उन्होंने इनके कोच सलमान भट्ट साहब से मुलाकात की है और ये जानने की कोशिश की है कि कैसे हुआ है सारा कुछ। जी सुहेल, सबसे पहले तो आपको भट्ट साहब बहुत बहुत मुबारक हो, जिस तरह की आपने डेडिकेशन पंजाब स्टेडियम में हमने आपको देखा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में आप करते रहे और आप बड़े पुरज़्म थे। उम्मीद थी, फीलिंग थी आपकी कि अरशद नदीम कुछ अलग से कर सकेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तमाम सफ़र में हमारा बहुत साथ दिया, और जिस 50 डिग्री गर्मी की आप बात करें उसमें आप भी खड़े होते थे और हमारे छोटे छोटे हौसला अफजाई के लिए हमारी चीज़ें आवाम तक पहुँचाते थे। तो मैं ख़ुसूसन आपका शुक्रगुजार हूँ, जियो न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ, तमाम और भी मीडिया का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दी। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपने देखा कि मुकाबला बहुत सख्त हुआ। इस दफ़ा जितने भी आज तक ओलंपिक के कंपटीशंस हुए उनमें से अगर आप थ्रो की डिस्टेंस देखें तो 89 थ्रो करके बहुत कम हुआ है कि कोई भी एथलीट जीता नहीं है। और फिर उसके नीचे देखें 88 वाले, 87 वाले, तो इट वाज अ वेरी टफ कंपटीशन। और इस टफ कंपटीशन में खुशी की ये बात है कि हमारा एथलीट इज़ 3 मीटर आगे से वो जीता है, विच इज़ फिनोमिनल, और बहुत ही खुशी की बात है। और वो जो हमने ट्रेनिंग की और वो जो हमारा जज्बा था और पुरज़्म थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तमाम खुशी को और इस तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने मतलब हमें नवाजा है, और हम उसके बहुत बहुत शुक्र करते हैं। जितना करें उतना कम है। सलमान भट्ट साहब, आपको भी हमारी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से बहुत मुबारक हो। आपकी सर्टनली बहुत मेहनत है अरशद के साथ, नो डाउट, जिसका आज समर हम सब एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि जब हमारी अरशद नदीम से बात हुई तो आपका जिक्र बहुत आया और उन्होंने बड़ा आपको भी थैंक यू किया। सो वी नो कि आपका क्या मीनिंग है उनकी ज़िंदगी में। आपको बताएं कि इजराइल की गज़ा के ख़िलाफ़ जारियत और बर्बरियत को 11 महीने हो चुके हैं। कैन यू इमेजिन, 40,000 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 91 फ़लस्तीनी कत्ल किए गए हैं। 24 घंटे की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। गज़ा तबाह बर्बाद हो गया है, इमारतें खंडर बन चुकी हैं। इसके बावजूद इजराइल का वहशीपन ख़त्म होने को नहीं आ रहा। गज़ा पर हमले नहीं रुक रहे। मसाजिद, अस्पताल, स्कूल, कैंप, मतलब आप यू नेम इट, हर जगह इजराइल की दरंदगी से कोई भी जगह एक्चुअली महफूज नहीं है। और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इजराइल की मुसलसल बमबारी से अब फील्ड अस्पताल भी नाकारा हो गए हैं। कोई चीज़ वहाँ रहने नहीं दे रहे कि कहीं लोगों का कुछ थोड़ा सा भला ना हो जाए। साफ नज़र आ रहा है कि इसराइल हर सूरत फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर तुला हुआ है। दुनिया और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम अस्पतालों को निशाना बनाने वालों की रविश तो रोक ले, तब्दील करवा ले, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। टोरंटो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आई सर्जन हैं, माहिर अमराज चश्म हैं, डॉक्टर यासिर खान, जो कि गज़ा 2 मरतबा जा चुके हैं और वहाँ इमदादी सरगर्मियों में भी हिस्सा ले चुके हैं। एक मरतबा मार्च में अभी गज़ा में मौजूद थे और दिसंबर में लास्ट ईयर। डॉक्टर यासिर, शुक्रिया आपने वक्त दिया। ज़ाहिर है एक तो जेनोसाइड है जो पूरी दुनिया देख रही है, मतलब इन दिस डे एंड एज जहाँ सोशल मीडिया है,
पूरी दुनिया देख रही है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। लोगों को जान से तो मारा जा ही रहा है, जिसमें हजारों बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज सामने आई है, वो है पैलेट गन्स का इस्तेमाल, जिसकी वजह से लोगों की बीनाई जा रही है, बच्चों की बीनाई जा रही है। इस किस्म की एक चीज हमने पहले कश्मीर में भी देखी है, लेकिन अब मतलब ये हो रहा है, दिस इज हैपनिंग, और दुनिया की नजरें हैं, दुनिया की नजरों के सामने हो रहा है। हम आपका आंखों देखा हाल सुनना चाहते हैं। Assalamu alaikum. No, thank you so much for having me over. Yeah, you know, everything you say is it's horrible, and it's going on even to this day. You know, just 2 days ago, people were praying Fajr, and they bombed the 10th school in 9 days. The Israeli missile strike. They basically took a 2,000-pound bomb, and there's people that are praying Fajr. Children and men and even women who were housing in a school, and they bombed with 3 bombs, 2,000 pound, and they killed over 100 people. You could not even find bodies. It was all parts of bodies, and this has been going on for 11 months. I mean, when I went there, they had basically destroyed almost every hospital, and I mean, in 20 years of working, I've been to 40 different countries, and I've seen a lot, but this is the worst that I have ever witnessed. And yes, I mean, the world's best snipers, which the Israeli occupation forces are, you know, they have intentionally aimed and shot at children and young adults, young men, especially in the head, in the kneecap, 2 shots to the head. Sometimes they'll aim purposely for the knee or the leg because they want to disable the people. And the number of amputations that I saw, both of the eyes and the legs and arms, I've never seen in my entire life. I mean, in one day I saw 15 amputations, mostly children from age 2 to age 16. I myself, I amputated about 10 or 12 eyes. I actually took the eyes out because they were damaged with either gunshot, shrapnel, so there was steel, rock, and everybody that I personally treated was from age 2 to age 16. So they're all children. That I saw. अभी तो हम जिस्मानी जख्मों की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और इसी से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब जो फैमिलीज, जो बच्चे, जो लोग इससे गुजर रहे हैं, उनके जहनी ट्रॉमा को तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं। तो अभी शायद अटेंशन भी नहीं दी जा मगर हम यहाँ सुन के डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई इंसान जिससे उसका कोई जिस्म का उज़्व अलग हो जाए, काट दिया जाए या आंख चली जाए, उस पर तो शायद किसी की तवज्जो नहीं है, या वो तो अभी बात है ही नहीं, जो हो वो बात तो हो ही नहीं रही शायद अभी। नहीं, no, they have had the highest number of child amputations in history of modern warfare. And the thing is, there's over 20,000 orphans, and the thing with these orphans is that because the bombs have been so severe, they've lost not just one father, they've lost their parents, but their uncles and their aunts and their grandfathers and grandmothers and brothers and sisters. So they have nobody, and they're left with nobody, plus they have an amputation. So it's, I mean, they've lost their entire civilization. 1.9 million out of 2 million people are completely displaced. They've moved about 5 to 10 times from one place to the other. Israel says this is a safe zone. They go there, Israel starts bombing people in tents, right? And there's no purpose, there's no reason. It's simply ethnic cleansing. There's no logic to what, there's simply, it's like a killing machine. And the world is watching it. And you know, I mean, when you go there, you actually see it. You see all these, you see the bombs go, and about 15 minutes later, it's mass panic, and people come. I mean, I remember there's one woman holding her 8-year-old son, who was skinny because they're all starving. Israel has blocked even food and water from getting in. This was a thin boy with bones. You know, she's holding him, begging people to check his pulse. He's covered with dust and rubble because of an explosion, and she's screaming, check his pulse, but the boy is cold and dead, but she's screaming, and that will
that image will never leave my mind, seeing that. Dr. Saab, we cannot even imagine कि वहाँ क्या हो रहा होगा, although we see it, लेकिन दुनिया जिस तरह distract हो जाती है, अपने कामों में लग जाती है, वही हो रहा है, but they are the ones who are living that hell. आप जब आपके 2 विजिट्स जो रहे हैं, हमें ये पता है, यहाँ बैठे हुए हम रिपोर्ट भी करते हैं कि देयर इज़ नो हॉस्पिटल दैट इज़ रियली इंटैक्ट. फील्ड हॉस्पिटल्स उन्होंने किए हुए हैं, लेकिन वो टारगेट ही रहते हैं. वेयर डू यू ऑपरेट व्हेन यू गो? मतलब आप जाते हैं, हाउ डज इट वर्क? यू आर अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स दैट यू गाइज गो देयर, फिर वहाँ वेयर डू यू प्रैक्टिस? Well, we go with the World Health Organization. I was actually on the first mission from North America, and even in general, that went in December when nobody was going. When I went in March, I went to the European hospital, which was the only fully functioning hospital that was left. So when I did my surgeries, I did them at the European hospital. But then in May, the Israeli army, occupation army, they evacuated the hospital. So right now, I mean, it just goes to show you how resilient the Palestinians, I mean, they're brilliant, wonderful people, strong faith, intelligent, and very innovative. I mean, hospitals are destroyed, but they have no choice. After the Israeli army is left, after they've destroyed everything, they come back and they somehow rebuild whatever they can for the hospital, because there's over 100 people dying almost every day. I mean, there's a child dying every 10 minutes right now, intentionally being targeted by Israel. और आपने दिसंबर में विजिट किया और उसके बाद मार्च में विजिट किया, मतलब सूरत हाल और ख़राब ही होती हुई या हुई भी नज़र आई आपको? Much worse. I mean, between December and March, it was like a 3-month. It was much worse. And now it's even more, much worse, but people have been distracted by other things, but the genocide is going on even more so. And the other thing is that they keep on asking the people to move from one place to the other, and that's by intention, because the Israeli army knows that when they're migrating from one place to the other, people will die. Why? Because people have amputations, they're starving, they're thirsty, they're sick, there's no wheelchairs, so even adults who are amputated are being held, and people will die on the way. And that's why, and people will remain in a chronic state of stress, right? So they'll be weakened, their immune system will weaken, and they'll die. And Israel knows this, and that's why they keep on moving them from one place to the other. And 500,000 people have to leave everything in bags, move to another place. Then they bomb that place. It is a genocide. दुनिया के सामने हो रहा है, ये नस्ल कुशी है जो हो रही है, मतलब literally नजर आ रहा है कि टारगेट यही है कि कोई जिंदा ना बचे वहाँ पे. I'm speechless. और ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया, वही वाली बात है, मतलब it's broadcast live, it's happening in front of the world. या तो हो ना कोई छुप के कोई चीज़ें हो गई हो, पता ही ना चला हो दुनिया को क्या हो रहा है. और जो दुनिया है, जो सुपर पावर्स हैं, वो देख रही हैं और वो अभी फैसले ही कर रही हैं कि मतलब कि किसका कसूर है, कहाँ से बात स्टार्ट हुई. नहीं, वो ये होने दे रहे हैं. ऑफ कोर्स 14 अगस्त है और हम यही कह रहे हैं आपको कि झंडे झंडियाँ तो लगाएं, लेकिन प्लीज़ अपने अपने हिस्से के पौधे ज़रूर लगाएं, दरख्त लगाएं. बेहतरीन मौसम है, बारिशें हो रही हैं, जो भी पौधा लगाएंगे कुछ ना कुछ फूट जाएगा, फल फूल जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा. तो यही कहा जा रहा है, ये दिस इज़ द मौसम टू डू दैट फॉर सम प्लांटेशन. मसूद लोहार साहब हमारे साथ हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं फॉर द पास्ट 20 ईयर्स. वैसे तो सारे शहर मुतासर हैं, मतलब लाहौर में स्मॉग का इशू है, अदरवाइज़ हमारा फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, लेकिन कराची का भी बहुत ही बुरा हाल है. आप चूँकि कराची में बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, यहीं से बात शुरू कर लेते हैं. कैसे हम अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाएं, दरख्त कैसे, ट्री कवर बढ़ाएं, ग्रीन कवर बढ़ाएं? आपके तवज्जुह से मैं ये वार्न कर रहा हूँ कि 2025 तक कराची में आप रह नहीं सकेंगे अगर इमीडिएट बेसिस पे आपने मैसिव स्केल पे. इस साल हमें जून और मई में ये अंदाज़ा हुआ है क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो थी वो कम हो गई थी. लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ का. बहुत सारे लोग मरे जिनके लंग्स कमज़ोर हैं, जिनके वो हैं, क्योंकि रात के टाइम पे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि ऑक्सीजन थी ही नहीं हवा में, और लोग मरे हैं, लोगों को सांस में तकलीफ हुई है. ये आप जो 2025 वाली मतलब अगले साल तक की बात कर रहे हैं, अब इस दौरानिये में क्या, अगर कोई मान भी जाए लेट्स सपोज, तो क्या किया जा सकता है? इमीडिएट बेसिस पे मैसिव स्केल पे मिनी अर्बन फॉरेस्ट लगाएं. मैंने तो सजेशन दी है गवर्नमेंट को कि जो चौरंगियाँ हैं, सब चौरंगियों के ऊपर जो है आप मिनी अर्बन फॉरेस्ट लगाएं और वेटलैंड्स बनाएं. वेटलैंड्स का मतलब छोटी छोटी झीलें होती थी कराची में,
अब यहाँ तो हम तो रियल एस्टेट की वो रीड में है ना, तो वो वेटलैंड्स होंगी कि मरीन इकोसिस्टम है कराची। यहाँ पे आप कैसे इस तरह जो है ना कंक्रीट खड़ा कर देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कराची का वजन कितना होगा शहर का बिल्ट स्ट्रक्चर का, कितना होगा वजन? तो कभी सोचा भी नहीं। अच्छा, और वो वजन उस जगह पे हो जहाँ अलाबंद मेजर साइज़मिक फॉल्ट हो और कोस्ट बेल्ट हो और ओपन सी है, कोई मैनग्रोव्स नहीं है, आप खेल रहे हैं जिंदगियों से। हमने अपने सीवीओ पे ही देखा है, हर थोड़े साल बाद वो एक पैच बनाते हैं। पहले वो सड़क के बीच में खजूर के दरख्त लगाते थे, अब वो साहिल समंदर पर एक बड़ी बड़ी क्यारियां उन्होंने बना दी हैं, मतलब वो कंक्रीट के बड़े बड़े स्लैब करके उसमें मिट्टी डाल के रेत में पल्ले पलाए दरख्त, उसमें पल्ले पलाए दरख्त वो ला के खड़े कर दिए हैं, वो कभी नहीं फलते फूलते। ये एक्सपेरिमेंट हम पहले देख चुके हैं। इसका सवाल का जवाब मैं तब दूंगा जब डीएचए के हेड को यहाँ बुलाएं, आमने सामने बात करेंगे। अच्छा, कि आपकी वैसे बातचीत हुई है? नहीं, मेरी उनसे नहीं होती। अच्छा, वो हम जैसे लोगों से बात नहीं करते। सुन तो रहे होंगे, होपफुली तो देख लें मैनग्रोव। लेकिन वो मेरी तो बात ये एक सुन लें कि इंडस डेल्टा है कराची, ये कोई कतर या दुबई का डेजर्ट नहीं है। यहाँ पे इसके अपने दो दरिया हैं, लियारी और मरीर, और ये टाइडल डेल्टा है, इसका टाइडल प्रेशर होता है। इसमें ये नहीं है कि आप जो है लैंड रिक्लेम करते 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 जो है आगे चले जाएं और ये आपसे कुछ नहीं कहेगा, ये रिक्लेम करेगा। आई एम सॉरी फॉर द बैड न्यूज़, बट ये टोटल रिक्लेमेशन को जो समंदर रिक्लेम करेगा। अच्छा, आप बताएं, आपकी जो एफर्ट्स हैं अर्बन फॉरेस्ट की, मतलब वो रेप्लिकेट किए जा सकती हैं? बिल्कुल किया जा सकते हैं। देखिए, मैंने 2021 से किया है, करके दिखा दिया है ना। 6 लाख मैनग्रोव्स मेरे पास है। 6 मैनग्रोव्स पे ब्लू कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, पाकिस्तान को पैसे कमा के देंगे। और वो वक्त बहुत करीब है जब डीएचए खत्म करके ये बनाएंगे ब्लू कार्बन अथॉरिटी, क्योंकि मैनग्रोव से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, प्लॉट से नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएं, बाकी मुल्क में लाहौर में हमने देखा स्मॉग का इशू वबाले जान बन जाता है। अब मौसम आने वाला है, मतलब लाहौर का भी आहिस्ता आहिस्ता ये हाल हुआ, फिर गुजरावाला तक ये पहुंच गया, फिर फैसलाबाद ये पहुंच गया, पहले सिर्फ लाहौर था। नहीं, बताएं आप। मरी हिल जो है, मरी हिल्स जो है ना, उसकी भी एयर क्वालिटी नॉर्मल नहीं है। डाउनटाउन सदर 300 है, WHO कहता है कि अगर 300 आपकी वो एयर क्वालिटी हो तो वहाँ के लोगों की 20 साल उम्र कम कर दें। क्वालिटी ऑफ लाइफ टोटली कंप्रोमाइज हो चुकी है। ह्यूमन ग्रीड जो है ना, ये रियल एस्टेट की, इस्लामाबाद से चलें आप कराची तक बाय रोड, आपको हार्डली कोई जगह मिलेगी जहाँ पे कोई हाउसिंग कॉलोनी नहीं शुरू हो। खाएंगे कहाँ से? ये दरख्त और जो है एग्रीकल्चर लैंड्स जो है उस पर आप बनाते जा रहे हो, क्या मतलब खाओगे कहाँ से? पानी कहाँ से आएगा? अच्छा, दुनिया ने वर्टिकल बिल्डिंग्स खड़ी करके उसमें भी बहुत ज़्यादा तजर्बे कर लिए कि हम कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करने का, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का कोई तरीका बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रूफ गार्डन्स, अब पूरा आधे से ज़्यादा कराची, अगर आप डीएचए वगैरह की बात कर लें, हम क्यों नहीं उस तरफ जा रहे? एग्जिस्टिंग रूफ्स पे मट्टी डाल के कुछ उगाया जा सकता है, या इंजीनियर कहता है जी इतना वजन नहीं डाल सकते? नहीं, इंजीनियर जो है वो हर चीज होती है। वर्टिकल गार्डनिंग हो सकती है, आपकी रूफ गार्डनिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है। 2 दरिया हैं आपके, मरीर और ड्यारी, दोनों के अंदर 2000 ऐसी जगह हैं जहां पे आप रेन वाटर हार्वेस्ट करके आप लेक्स बना सकते हैं, और वो आप एक्यूफर रिचार्ज करेंगे, लोटस रिलीज लगा लें, माइक्रो इकोनॉमी जनरेट कर दें, इको टूरिज्म की। ये सब कुछ हो सकता है। वो तब होगा जब आपके रियल एस्टेट की जो मैडनेस है उससे बाहर निकलेंगे। लोग समझते हैं कि हम जो ना प्लाटों से पैसे कमाएंगे। मसूद साहब, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आज आपने हमें दिए, और भी हम चाहते तो यही है कि हम थोड़ा थोड़ा करके ये इंट्रोड्यूस करते रहें, और जो एक्चुअली फैसले करने वाले लोग बैठे हुए हैं वहाँ, वो ज़रा रहम करें लोगों पे और शहरों पे, और कुछ चेंजेस लाएं। सो बेसिकली कोशिश हमारी यही होती है। दैट्स ऑल द टाइम मसूद लोहार साहब। बट अपने हिस्से का पौधा जरूर लगाएं, कुछ तो लगाएं, मतलब एक आध दरख्त की तो देखभाल कर सकते हैं आप। इट्स नॉट अ जोक, टेक इट सीरियसली। एक चीज अगर आप इजाजत दें, वो ये है कि ये लोग ये करते हैं कि जी पौधा लगाना है, ये बहुत डिसेप्शन है। ये जब तक 5 साल की आप प्लानिंग नहीं करते किसी पौधे के, पौधा ना लगाएं, क्योंकि आप ये धोखा कर रहे हैं। हर साल ये हो रहा है। ख्याल करें उसको, 5 साल की प्लानिंग करके लगाएं, 5 साल की प्लानिंग करके लगाएं। That's a very important point. Thank you, Masood Saab. We'll see you we're going to see you tomorrow, inshallah. That's a very important point.